अब हम थोड़ी देर के लिए वापस बदनाम स्मगलर कृपाल सिंह और कालिदास की तरफ आते हैं। जब उन्हें अपने एक साथी परशुत्तम की ज़बानी मालूम हुआ कि उनका भैया जी एक लड़की को लेकर मेरठ जा रहा है, तो वो उसी वक्त मेरठ की तरफ रवाना हो गए। नसरीन घर में नहीं थी। कृपाल सिंह समझ गया कि उसका भैया उसे लेकर मेरठ अपने बचपन के दोस्त भाई रफ़ीक के पास गया होगा। उस वक्त मेरठ की तरफ कोई रेलगाड़ी नहीं जा रही थी। दोनों ने एक बस पकड़ी और जलिंदर जा पहुंचे। यहाँ से एक ट्रेन मिल गई। वो भैया जो नसरीन से 4 घंटे पीछे थे, वो रात के 10 बजे मेरठ पहुंचे। सीधा स्टेशन के पीछे भाई रफ़ीक मटियारी वाले की दुकान पर आए। दुकान बंद थी। कृपाल सिंह ने कालिदास से कहा, तुम यहीं दुकान के पीछे बैठे रहो, मैं भाई रफ़ीक के घर जाकर सारे हालात मालूम करता हूँ। लड़की ज़रूर उसी के घर में होगी। कालिदास ने कहा, तुम्हारा भैया जी भी वहीं होगा। कृपाल सिंह बाजू झटक कर बोला, भैया को मैं आज देख लूँगा, तुम बैठो, जब तक कि मैं ना आऊँ इससे ना यहाँ से ना हिलना। लड़की कहीं नहीं जा सकती। कृपाल सिंह को भाई रफ़ीक का घर मालूम था। ऊपर वाली मंजिल में रोशनी हो रही थी। यह वो वक्त था जब नसरीन को भाई रफ़ीक की बीवी ने कोठरी में ले जाकर सुला दिया था। दोनों मियाँ बीवी बैठे इस मसले पर गौर कर रहे थे कि नसरीन को कल किस तरीके से दिल्ली भेजा जाए ताकि वह अपने मुल्क के सफारत खाने वालों तक पहुँच सके। इतने में नीचे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कमज़ोर हौसले वाले भाई रफ़ीक ने चौंक कर कहा, ज़रूर पुलिस होगी, किसी ने मुखबरी कर दी है। बीवी बोली, पहले देखो तो सही कौन है। भाई रफ़ीक ने खिड़की खोली, नीचे जाकर देखा। स्ट्रीट लैंप की धुंधली रोशनी में उसे एक सिख दरवाजे के पास खड़ा दिखाई दिया, जिसने खेस ओढ़ रखा था। कौन है भाई? भाई रफ़ीक ने आहिस्ता से आवाज़ दी। नीचे से कृपाल सिंह ने मुंह ऊपर करके कहा, चाचा मैं हूँ, कृपाल से आ। भाई रफ़ीक का फक हो गया, हल्क खुश्क पड़ गया। सिर्फ इतना कहा, आता हूँ बेटा, आता हूँ, यहीं ठहरो। खिड़की से हटकर अपनी बीवी के पास आकर सरगोशी में बोला, वो बदमाश कृपाल सिंह लड़की के पीछे यहाँ आ गया है, अब क्या करूँ? ये तो पुलिस वालों को खबर कर देगा। भाई रफ़ीक सख्त घबरा गया था। उसकी बीवी ने कहा, उसे ऊपर मत लाना, लड़की मुसलमान है, मैं एक मुसलमान लड़की को बदमाश सिख के हवाले नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्या करूँ? भाई रफ़ीक ने गुस्सा खाकर दबी ज़ुबान में कहा। इसे यह भी ख्याल था कि कहीं कोठरी में लेटी हुई लड़की ना सुन ले। बीवी बोली, अगर वो लड़की का पूछे तो कह दो कि वो यहाँ नहीं है, अब जाओ। भाई रफ़ीक ने नीचे आ गया। बज़ाहिर बड़े तपाक से कृपाल सिंह से मिला। आओ आओ कृपाल सिंह, कब आए अमृतसर से? कृपाल सिंह ने छूटते ही कहा, चचा मेरा भैया जिस लड़की को लेकर तुम्हारे पास आया है, वो लड़की मेरे हवाले कर दो। भाई रफ़ीक ने अनजान बनने की अदाकारी करते हुए कहा, कौन सी लड़की कृपाले, तुम्हारा भैया तो यहाँ आया ही नहीं। कृपाल सिंह जानता था कि मुसलमान होने के नाते भाई रफ़ीक की हमदर्दियाँ लड़की के साथ हैं और वो यूं ही लड़की है उसके हवाले नहीं कर देगा। चनाचे वो एक स्कीम सोच कर आया था। उसने भाई रफ़ीक के करीब मुँह लाकर कहा, चचा मुझे मालूम हो गया है कि भैया लड़की को तुम्हारे पास लाया है। भैया सीधा साधा आदमी है, उसको मालूम नहीं कि लड़की पाकिस्तानी जासूस है। मैंने और कालिदास ने CID के कहने पर उसे बॉर्डर पार से अगवा किया है। इंडियन पुलिस को इस पाकिस्तानी जासूसा की सख्त ज़रूरत थी। लड़की तुम्हारे पास रही तो मेरे जाने के 15 मिनट बाद पुलिस यहाँ आ जाएगी और लड़की के साथ तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, फिर भी मैं तुम्हें ना बचा सकूँगा। भाई रफ़ीक पहले से ही डरा हुआ था। कृपाल सिंह ने जब उसे ख़तरनाक कहानी सुनाई तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। फ़ौरन बोला, बेटा कृपाले, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हारा भैया उसे मेरे पास छोड़कर चला गया है। मैं तो पहले ही घबरा रहा था कि लड़की कहीं पाकिस्तान की जासूस ना हो। लड़की इस वक्त कहाँ है? कृपाल सिंह ने इत्मीनान का गहरा सांस लेते हुए पूछा। भाई रफ़ीक ने कहा, ऊपर कोठरी में सो रही है। कृपाल सिंह की बाछें खिल गई। हाथ से निकला हुआ शिकार दोबारा उसके काबू में आ गया था। उसने भाई रफ़ीक को मज़ीद डराते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि भैया लड़की को लेकर तुम्हारी तरफ चला गया है तो मैं भी फ़ौरन तुम्हारी तरफ चल पड़ा कि कहीं तुम किसी मुसीबत ही में ना फंस जाओ। आजकल कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस को किसी मुसलमान पर ज़रा सा भी शक पड़ता है तो उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगाकर पकड़ लेती है। और ये लड़की तो पक्की हिस्ट्री शीट है। पुलिस के पास इसके जासूस होने का पूरा रिकॉर्ड है। भाई रफ़ीक के होश उड़ गए। फ़ौरन बोला, मैं भी उसे लाकर तुझे देता हूँ, इस मुसीबत को यहाँ से ले जा। कृपाल सिंह को सबसे पहले एक टैक्सी की ज़रूरत थी। अगर उसे यकीन होता कि लड़की इस घर में ज़रूर मौजूद होगी तो वह टैक्सी लेकर वहाँ आता। उसका ख्याल था कि भाई रफ़ीक उसे अपनी ज़ेर हिफाजत उसे कहीं इधर उधर कर दिया होगा। अब उसे टैक्सी की ज़रूरत थी जिसमें वो नसरीन को डेरे पर ले जाए। कृपाल ने कहा, भाई रफ़ीक तुम लड़की की निगरानी करो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, फिक्र ना करो, लड़की कहीं नहीं जाती। इतना कहकर भाई रफ़ीक मकान की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इस दौरान मकान के अंदर एक ड्रामा हो चुका था।
जिस वक्त भाई रफ़ीक मकान के बाहर करपाल सिंह से बातें कर रहा था, उस वक्त उसकी बीवी ड्योढ़ी में छुप कर उन दोनों की बातें सुन रही थी। भाई रफ़ीक की बीवी ने दिल से ये बात कबूल नहीं की थी कि वो एक बेकसूर मजबूर मुसलमान लड़की को एक बदमाशी के हवाले कर दे। चुनांचे जब भाई रफ़ीक ने करपाल सिंह से कहा कि वो लड़की को जितनी जल्दी हो सके ले जाए, तो रफ़ीक की बीवी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। किचन में एक प्याले के अंदर उसने 50 रुपए का नोट रखा हुआ था। वहाँ से नोट उठाया, तेज़ कदमों से उस कोठरी में गई जहाँ नसरीन लिहाफ ओढ़े रोते रोते सो गई थी। उसे जगाया। नसरीन हड़बड़ा कर उठ गई। भाई रफ़ीक की बीवी ने उसका बाजू खींचते हुए कहा, जल्दी से आ जाओ। उसे मकान की छत पर ले गई। दूसरी तरफ एक छोटा सा अहाता था जहाँ बेरियों के दरख्त थे। कोने में पुरानी ईंटों का एक ढेर लगा हुआ था जो छत तक आ चुका था। भाई रफ़ीक की बीवी ने नसरीन को 50 रुपए का नोट दिया और कहा, अमृतसर से बदमाश सिख तुझे लेने यहाँ आ गया है। मेरा खामन बुज़दिल इंसान है, वो तुम्हें उसके हवाले कर देने वाला है। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। रुपये अपने पास रखो। इन ईंटों के ढेर से अहाते में कूद जाओ और कोई रिक्शा टैक्सी लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ। वहाँ जो पहली रेलगाड़ी मिले उसमें सवार होकर दिल्ली की तरफ निकल जाओ। वहाँ पाकिस्तानी हुकूमत का जो दफ्तर है वहाँ पनाह ले लो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। अब नीचे उतर जाओ, जल्दी करो। मेरा आदमी तुम्हें ले जाने के लिए ऊपर आ रहा है। ये जो होगा वो मैं संभाल लूँगी। नसीन सख्त घबरा गई थी, फिर भी उसने अपने हवास काबू में रखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मामले की तह तक पहुँच चुके थे। उसे मालूम था कि दोनों बदमाश उसके पीछे ज़रूर आएंगे। छत के मंडेर को दोनों हाथों से पकड़कर वो दूसरी तरफ ईंटों के ढेर पर उतर गई। अहाते में कोई नहीं था, अंधेरा भी था। वो रेलवे क्वार्टरों में रोशनी हो रही थी। नसरीन दौड़कर अहाते से निकल गई। इतना उसे मालूम था कि रेलवे स्टेशन भाई रफ़ीक के मकान से ज़्यादा दूर नहीं है। रेलवे क्वार्टरों के सामने से गुजरती हुई उस तरफ जाती हुई सड़क, मीरठ रेलवे स्टेशन और सिग्नलों की बत्तियाँ नजर आ रही थीं। अभी आधी रात नहीं हुई थी। स्टेशन के बाहर काफ़ी रौनक थी। वो दिल में यही दुआ मांग रही थी कि कहीं कि आगे दिल्ली जाने वाली गाड़ी तैयार हो, क्योंकि वो जानती थी जब करपाल सिंह को मालूम हुआ कि लड़की भाग गई है तो सीधा सबसे पहले उसकी तलाश में रेलवे स्टेशन पर ही आएगा। नसीन ने अपनी चाल मतानत और अपनी सुकून पैदा कर लिया था। 2-3 औरतें टिकट वाली खिड़की के पास खड़ी थी। एक औरत ने साड़ी पहन रखी थी, दूसरी दोनों औरतें शलवार कमीज़ में थी। नसरीन ने करीब जाकर पूछा, ये दिल्ली जाने वाली गाड़ी कब चलेगी? साड़ी वाली औरत, जो अच्छी उम्र की औरत थी, नसरीन की तरफ देखकर कहा, छूटने ही वाली है, जल्दी से टिकट ले लो। नसरीन इन औरतों के पीछे खड़ी हो गई। अपनी बारी पर उसने भी टिकट ले लिया और उनके साथ साथ चलती प्लेटफॉर्म पर आ गई जहाँ गाड़ी बिल्कुल तैयार थी। नसरीन ने साड़ी वाली औरत से एक बार फिर पूछा, ये गाड़ी दिल्ली जाएगी ना बहन? हाँ, दिल्ली ही जाएगी। तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं है? नसरीन ने यूं ही इधर उधर देखा और कहा, मेरा मर्द शायद अगले डब्बों की तरफ गया है। ये एक बेरब्त जुमला था। अगर उसका कोई मर्द होता तो उसे नसरीन के साथ होना चाहिए था। साड़ी वाली औरत ने उसे घूर कर देखा। इंजन ने सीटी दी। गार्ड ने भी सीटी बजाई। साड़ी वाली औरत जल्दी से डिब्बे में घुस गई। नसरीन भी उसके साथ ही डिब्बे में दाखिल हो गई। गाड़ी को एक धक्का लगा और वो प्लेटफॉर्म पर घुसने लगी। नसरीन ने खिड़की में से झांक कर बाहर देखा। उसे डर था कि कहीं करपाल सिंह और कालिदास उसकी तलाश में वहाँ ना पहुँच गए हों, मगर वहाँ उसे उनकी शक्ल नजर ना आई। नसरीन ने जल्दी से सर अंदर किया। गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल गई। नसरीन ने सर दीवार के साथ लगा दिया और दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी।